एक अंतर्राष्ट्रीय चोर साइरस अपनी टीम जिसमें कैमेला जो बाइक से लेकर हवाई जहाज तक चलाने में एक्सपर्ट होती है, मैग्सन जो हाईटेक तिजोरी को तोड़ने में एक्सपर्ट है, मीसन जो एक सुपर हैकर है, एक बूढ़ा आदमी डेल्टन जो भेष बदलने में माहिर है और ल्यूक नाम का एक इंजीनियर होता है। साइरस इन सब की मदद से वेनिस शहर में एक निफ्टी आर्टिस्ट N8 जिसका चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा था, उसका अपहरण और ठीक उसी समय लंदन में विंसेंट वैन गो की सेल्फ पोर्ट्रेट पेंटिंग को चुराने की कोशिश करते हैं। वहीं इंटरपोल को इस बात की भनक लग जाती है कि साइरस वेनिस में चल रहे ऑक्शन में पेंटिंग चुराने वाला है, तो उसको रंगे हाथों पकड़ने के लिए एजेंट एबी अपने लोगों के साथ पहले से ही वहाँ जाल बिछाकर उस जगह की निगरानी कर रही होती है। लेकिन इंटरपोल को लंदन में हो रही चोरी के बारे में कुछ नहीं पता होता। इधर वेनिस में N8 मास्क पहनकर सबके सामने आता है। उसने 442 कैमरों की मदद से एक मास्क बनाया था। N8 उसी की मदद से विंसेंट वैन गो की सेल्फ पोर्ट्रेट से प्रेरित होकर डिजिटली सबके सामने 30 सेकंड के अंदर एक NFT तैयार करता है, जिस पर लंदन और वेनिस में बैठे हुए लोग बोली लगाते हैं। लेकिन साइरस पूरे 160 करोड़ रुपए की बोली लगाकर उस NFT को खरीद लेता है। उसकी बोली सुनकर एबी समझ जाती है कि ये NFT को चुराने वाला है, क्योंकि वो जानती थी साइरस के पास इतना पैसा है ही नहीं। असल में वो दोनों कुछ ही समय पहले मिले थे, लेकिन तब तक वो दोनों एक दूसरे के काम के बारे में जानते तक नहीं थे और उन्होंने पूरा हफ्ता एक साथ गुजारा था। पर सच्चाई खुलने के बाद साइरस एबी को छोड़कर वहाँ से चला गया था। NFT को खरीदते ही साइरस मिशन को इशारा करता है। तभी मिशन ऑक्शन की दोनों लोकेशंस पर सिक्योरिटी अलार्म बजा देती है, जिससे वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। उसी का फायदा उठाकर लंदन में मैग्नस और ल्यूक विंसेंट वैन गो की सेल्फ पोर्ट्रेट चुराने में कामयाब हो जाते हैं। इधर साइरस NFT का पैसा N8 को ट्रांसफर करने की बात कहकर मिशन की मदद से उसको बहला फुसलाकर अपने साथ N8 को वहाँ से लेकर निकल जाता है। पर एबी भी एक बोट से उनका पीछा करती है, पर मिशन मैन मेड वाटर लॉक बैरियर को एक्टिवेट करके दीवार खड़ी कर देती है, जिसमें फंसकर एबी उनका पीछा नहीं कर पाती। वो सभी N8 को लेकर अपनी याट पर आ जाते हैं। वहाँ N8 साइरस के कहने पर अपना मास्क हटा देता है। फिर साइरस N8 को उसकी NFT के 160 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर देता है। उसके बाद वो सभी N8 के साथ रात भर पार्टी करते हैं। असल में NFT एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से तैयार होती है। इसकी किसी भी तरह से कॉपी नहीं की जा सकती। ये एक डिजिटल आर्ट होती है। वहीं दूसरी तरफ एबी वीडियो रिकॉर्डिंग देखकर डेंटन को साइरस के साथी के रूप में पहचान लेती है। अगली सुबह पूरे वेनिस में ये खबर फैल जाती है कि किसी ने N8 को किडनैप कर लिया है। अब इस बात का पता जैसे ही खुद N8 को लगता है, तब जाकर उसे लगता है कि उसका अपहरण हुआ है। तो साइरस उसको बताता है कि वो एक चोर है और उसकी टीम ने पहली बार कोई NFT लिफ्ट की है और उसकी NFT को खरीदने के लिए लंदन से चुराई विंसेंट वैन गो की सेल्फ पोर्ट्रेट को ब्लैक मार्केट में पूरे 160 करोड़ रुपए में बेचकर तुमको पैसे दिए हैं। इस पर N8 उनसे ये सब करने का कारण पूछता है, तो साइरस उसको समझाता है लियोनार्डो दा विंची ने अपनी मोनालिसा की पेंटिंग 16 लाख रुपए में बेची थी और पूरे 400 साल तक किसी को इस पेंटिंग से कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन जैसे ही वो चोरी हुई, इस तस्वीर की कीमत लगभग 7,000 करोड़ रुपए हो गई और तुमको सिर्फ एक रात अपने साथ रखने की वजह से तुम्हारी इस NFT की कीमत आज ब्लैक मार्केट में लगभग 730 करोड़ रुपए हो गई है, जिसकी वजह से तुम्हें अब 225 करोड़ रुपए मिलेंगे और हमको 270 करोड़ रुपए। ये सब जानकर N8 भी खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ एबी डेंटन को पकड़ लेती है, लेकिन डेंटन उसको किसी के भी बारे में कुछ भी नहीं बताता, बस उसको अपनी बातों में उलझाए रखता है। तुमने ऑक्शन में जितनी बोली लगाई थी उतने पैसे तुम्हारे पास है ही नहीं, इसी वजह से धोखाधड़ी के इल्जाम में मैं तुमको जेल में डाल सकती हूँ। लेकिन तभी साइरस एबी के लिए एक पार्सल भेजता है। उस पार्सल पर लंदन का एड्रेस होता है। उसमें उसकी और एबी की कुछ फोटोज भी थी। एबी समझ जाती है कि साइरस लंदन में है, तो वो डेंटन को लेकर इंटरपोल के हेडक्वार्टर लंदन आ जाती है। वहाँ इंटरपोल का चीफ हक्सले एबी को बुलाकर उससे कहता है कि मुझे साइरस से एक सौदा करना है, लेकिन एबी उसको वैसा करने से मना करती है। तब हक्सले उसे लार्स के बारे में बताता हुआ कहता है ये पहले एक ईमानदार बैंकर था, लेकिन इसने अपना पैसा आतंकवादियों को देना शुरू किया, जिससे आतंकवादी जब भी कोई हमला करते उनकी वजह से शेयर बाजार नीचे गिर जाता और ये शॉर्ट सेलिंग करके पैसे कमाता। और इस बार इसने जिससे सौदा किया है वो दुनिया का सबसे बड़ा हैकर लेविथन ग्रुप है। इस ग्रुप का नाम सुनते ही एबी कहती है ये ग्रुप तो कुछ भी हैक कर सकता है, यहाँ तक कि ये पानी को भी कंट्रोल कर सकता है और बाढ़ ला सकता है, पर ये लोग अपनी पेमेंट्स गोल्ड में
लेते हैं। इसीलिए लार्स 4100 करोड़ रुपए का सोना इन हैकर्स को देने वाला है। तो एबी उससे पूछती है, तुम्हें इस डील के बारे में इतना कैसे पता? तो हक्सले बताता है, मैंने उसके आदमी को जेल से उठाया और टॉर्चर किया और उसने मुझे सब कुछ बता दिया। लार्स अगले 17 दिनों में सोना उन हैकर्स को देने वाला है और क्योंकि ये उसका लीगल सोना है इसलिए हम उसको रोक भी नहीं सकते। अब ना चाहते हुए भी एबी साइरस को ढूंढती हुई उसके फ्लैट पर आ जाती है। वहाँ वो साइरस को बताती है कि इंटरपोल ने विंसेंट वैन गो की पेंटिंग खरीदने वाले को गिरफ्तार किया और उसने डेंटन मैग्नस ल्यूक का नाम लिया है। फिर एबी आगे बताती है, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ एक सौदा करने का ऑर्डर मिला है। तो साइरस हंसता हुआ उससे उस डील के बारे में पूछता है। एबी उसको बताती है कि उसे लार्स का सोना चुराना है। उसका नाम सुनते ही साइरस एबी से कहता है, लार्स सौदा बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों को मार देता है, इसलिए मैं ये काम नहीं करने वाला। तो एबी उससे कहती है, इस काम के बदले हम तुम्हारे और तुम्हारे सभी साथियों के सारे गुनाह माफ कर देंगे, नहीं तो तुमको और तुम्हारी टीम को पूरी जिंदगी जेल में बितानी होगी। इस पर साइरस उससे कहता है, सोना चुराते हुए अगर हमारे साथ कुछ भी गलत हुआ तो इंटरपोल अपना हाथ झाड़ लेगी, लेकिन अगर तुम हमारे साथ रहोगी तो वो ऐसा नहीं कर पाएगी। इसीलिए अगर तुम साथ आओगी तो हम ये काम करेंगे। फिर साइरस एबी को अपनी टीम के सामने ले जाकर बताता है कि ये हमारे साथ काम करेगी, लेकिन उसकी टीम उसके इंटरपोल के एजेंट होने की वजह से उसके साथ काम करने से साफ मना कर देती है। तो साइरस सबको बताता है, इंटरपोल वाले जानते हैं लंदन वाली चोरी हमने ही की है और अगर हमें जेल नहीं जाना तो हमें ये काम करना होगा। तो मजबूरी में उन्हें उसकी बात माननी पड़ती है। फिर एबी सबको अपना प्लान बताती है कि लार्स अपना सोना हाई सिक्योरिटी के अंदर एक पैसेंजर प्लेन पर लोड करके ज्यूरिक भेजेगा। हमको वो सोना ज्यूरिक पहुंचने से पहले हवा में ही चुराना होगा। उसकी बात को सुनकर सभी कहते हैं कि ये हो नहीं सकता। तो साइरस सबको बताता है, हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम जेल चले जाएं या बिना लार्स से पंगा लिए उसका सोना चुराकर अपनी आजादी ले लें। वहीं दूसरी तरफ नॉर्दर्न आइलैंड्स में लार्स के लोग उस आदमी को पकड़ लेते हैं जिसने उनकी इंफॉर्मेशन इंटरपोल के चीफ हैक्सले को दी थी। लार्स उसे मरवा देता है। इधर लंदन में एबी साइरस के पूछने पर बताती है, जब वो छोटी थी तो उसकी माँ एक स्कूल में प्रिंसिपल थी। उस स्कूल में डेविड हैन की एक पेंटिंग लगी हुई थी। उससे वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों को एहसास होता था कि हमारा स्कूल भी किसी आर्ट गैलरी से कम नहीं है। लेकिन जब वो तस्वीर किसी ने चुरा ली तो मैंने कसम खाई, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो उस चोर को पकड़ लूंगी। लेकिन मुझे आज तक नहीं पता कि वो चोरी किसने की थी। उसके बाद साइरस अपनी टीम के पास आता है और उनसे कहता है, अगर हमें गोल्ड को चुराना है तो उसके लिए हमें एक प्राइवेट जेट चाहिए। फिर उसको पैसेंजर प्लेन के नीचे लाकर हम प्लेन का रेडार सिग्नेचर बदल देंगे। फिर मिशन उसको बताती है कि जैसा प्लेन हमें चाहिए वैसा एरिक मेंशन के पास है। तो साइरस एरिक के पास जाकर उससे उसका प्लेन उधार लेने के बदले उसके लिए N8 से पेंटिंग बनवाने का वादा करता है। उसकी बात सुनकर एरिक मान जाता है और उनको अपना जेट दिखाकर बताता है, इसके दरवाजे से लेकर हर एक चीज रिमोट से चलती है और प्लेन के नीचे बाहर की तरफ एक पूरी स्क्रीन लगी हुई है। आप इसके रिमोट से कुछ भी मैसेज टाइप करो, वो स्क्रीन पर चल पड़ता है। फिर वो सब जेट लेकर अपने काम पर लग जाते हैं। मैग्नस 30,000 फीट पर तिजोरी को तोड़ने के लिए एक लेजर तैयार करता है। साथ ही प्लेन के टर्बुलेंस से बचने के लिए टर्बुलेंस ऑब्जर्वर का इंतजाम करता है, जिससे लेजर हिले ना। कैमेला 3D ग्राफिक की मदद से जेट को प्लेन के ठीक नीचे लाने की प्रैक्टिस करती है। ल्यूक प्राइवेट जेट को रेडार से गायब करने और उसमें 360 कैमरा भी इंस्टॉल करता है। उसके लिए वो N8 के मास्क को यूज करता है। मिशन एक PSID डिवाइस बनाती है, जिसके यूज के बारे में वो सबसे बताती है कि इससे सोना ले जाने वाले प्लेन के GPS को ब्लॉक कर सकते हैं। तभी एबी कहती है, ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर दोनों प्लेन्स ने एक ही सिग्नल दिया या सोना ले जाने वाला प्लेन अचानक से गायब हो गया तो सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। इस पर साइरस कहता है, फिर तो हमें एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अंदर हमारा कोई आदमी चाहिए। इत्तेफाक से एबी के पास एक ऐसा आदमी होता है जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल में काम करता है। फिर एबी और साइरस उससे मिलने आ जाते हैं। हैरी एक व्हील चेयर के सहारे चलने वाला बेहद चालाक और धूर्त किस्म का आदमी होता है। एबी उसको लाख समझाती है कि वो उनके लिए सिर्फ हवाई जहाजों की निगरानी करे और कंट्रोल रूम में अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो उसे संभाल ले। पर हैरी उनकी कोई बात नहीं मानता। लेकिन जब साइरस उससे कहता है, इस काम के बदले तुम्हें पूरे 8 करोड़ रुपए
मिलेंगे। तो हैरी बिना समय गवाए काम के लिए हाँ कह देता है। तभी हक्सले का उनको तुरंत मिलने का एक मैसेज आता है। वो दोनों उससे मिलने जाते हैं। हक्सले उन दोनों को बताता है कि लार्स ने अपने उस आदमी को मार दिया है जिसने हमको उसकी जानकारी दी थी, और अब सोना अपने टाइम से पहले 10 दिन बाद ही जाने वाला है। इतना कम समय सुनने के बाद साइरस उसका काम करने से साफ मना कर देता है, लेकिन फिर लाखों की जिंदगियां दांव पर लगी होने के कारण एबी की वजह से उस काम को करने के लिए राजी होता है। साइरस अब वहाँ से सीधा एबी के साथ अपनी टीम के पास आता है। साइरस काम के और ज्यादा खतरनाक हो जाने की वजह से उन सबको काम से अलग होने के लिए कहता है। अब जान का खतरा होने के बावजूद उसकी टीम उसका साथ नहीं छोड़ती, बल्कि और ज्यादा मेहनत करती है। तभी वो सब टीवी पर देखते हैं लेवाइथन ग्रुप ने मैड्रिक शहर की वाटर सप्लाई को हैक करके वहाँ बाढ़ ला दी है, जिसमें 13 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। असल में ये सब लार्स को दिखाने के लिए उस ग्रुप ने एक डेमो दिया था। डेमो दिखाकर ग्रुप वाले लार्स से सोने का इंतजाम करने के लिए कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ मीसन PSID बना लेती है, लेकिन वो दिखने में एकदम बॉम्ब जैसी होती है। तो एबी मीसन से उसके अलग अलग हिस्से करके किसी भी चीज में छुपाकर सबको देने को कहती है। तो मीसन उसके हिस्से करके उसको ड्रायर, कैमरा इन जैसी चीजों में छुपाकर सबको एक एक पार्ट पकड़ा देती है, जिससे जब भी उन्हें मौका लगे वो उसे प्लेन में वापस जोड़ सकें। फिर साइरस बताता है हमें तिजोरी खोलने के लिए सिर्फ 10 मिनट मिलेंगे, और जब प्लेन लैंड करेगा तो हैरी के आदमी सोने को ट्रक पे ले जाकर एक ट्रेन में अपलोड कर देंगे। उस ट्रेन के अगले स्टेशन पर इंटरपोल वाले उस सोने को अपने कब्जे में ले लेंगे। उसके बाद वो पूरे जेट प्लेन को मोटी शीट से ढक देते हैं, जिससे वो रेडार में दिखाई न दे। अब वो पूरी तरह से तैयार हो चुके थे। अगली सुबह साइरस और एबी सोने को ले जा रहे पैसेंजर प्लेन में बिजनेस क्लास का टिकट लेकर बैठ जाते हैं, और बाकी के सभी लोग इकोनॉमी क्लास में अलग अलग बैठ जाते हैं। उस प्लेन में पहले से ही लार्स के 5 लोग होते हैं जो सोने को अपने साथ ले जा रहे थे। वो सोने को तिजोरी में रखकर 2 आदमी बिजनेस क्लास में और बाकी के 3 इकोनॉमी क्लास में अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। लेकिन ल्यूक के वहाँ ना दिखाई देने पर साइरस उसको कॉल करता है। तो ल्यूक उसको बताता है खतरा ज्यादा होने की वजह से वो इतना डर गया है कि उसकी हिम्मत प्लेन पर चढ़ने की हुई ही नहीं, और इसी वजह से ल्यूक साइरस से माफी मांगता है। अब क्योंकि ल्यूक के पास PSID के बूस्टर्स थे, तो उसकी कमी से PSID की रेंज कम हो गई थी। इसीलिए अब उन लोगों को PSID के पार्ट्स को इकोनॉमी क्लास के टॉयलेट से निकालकर बिजनेस क्लास के टॉयलेट में लाकर असेंबल करना होगा। तो इस काम का जिम्मा एबी लेती है। इधर कैमिला अकेले प्राइवेट जेट को लेकर उड़ जाती है। यहाँ प्लेन के अंदर सभी लोग एक एक करके अपने पार्ट्स को इकोनॉमी क्लास के टॉयलेट में रख देते हैं। फिर साइरस एबी से कहता है कैमिला अगले 10 मिनट के अंदर अपनी जगह पहुँच जाएगी। इससे पहले तुमको PSID को असेंबल करके एक्टिवेट करना होगा। तो एबी तुरंत इकोनॉमी क्लास के टॉयलेट में जाकर सभी पार्ट्स को अपने बैग में डालकर बिजनेस क्लास के टॉयलेट में आ जाती है। लेकिन सब कुछ असेंबल करने के बाद वो डिवाइस उसके हाथ से छूटकर बिखर जाता है। अब कैमिला के पहुंचने में 3 ही मिनट बचे होने के कारण साइरस को उसकी चिंता होने लगती है। तो वो भी टॉयलेट के अंदर आ जाता है। तभी लार्स के एक आदमी को उन पर शक होता है, तो उस टॉयलेट के दरवाजे को खोलने के लिए कहता है। सिचुएशन को संभालने के लिए एबी वहीं ऐसी आवाजें निकालने लगती है जैसे बाहर वालों को लगे कि ये कपल टॉयलेट के अंदर इंटीमेट हो रहा है। इतने में कैमिला जेट को प्लेन के नीचे लाकर उसे लिंक कर देती है। लेकिन PSID एक्टिवेट न होने की वजह से एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर में एक ही ID के 2 प्लेन दिखाई देने लगते हैं, जिसको वहाँ की एक महिला अधिकारी देख लेती है, और वो हैरी से इसकी जानकारी अपने अधिकारियों को देने के लिए कहती है। पर हैरी बड़ी चालाकी से उस महिला अधिकारी से कहता है तुम हमेशा मुझको नीचा दिखाने के लिए मेरे काम और मुझ में कमियां निकालती हो, जिसकी वजह से मुझे बहुत दुख होता है। उसकी ऐसी बात सुनकर महिला अधिकारी अचंभे में आ जाती है और उसका ध्यान स्क्रीन से हट जाता है, और वो हेनरी से उस बात की माफी मांगती है जो कभी उसने की ही नहीं थी। इतनी देर में एबी और साइरस PSID को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे सोना ले जा रहा प्लेन उनके GPS से गायब हो जाता है। अब सिचुएशन को संभलता हुआ देख हेनरी नॉर्मल हो जाता है और महिला को अपनी जगह पे जाकर काम करने के लिए कहता है। फिर वो पैसेंजर प्लेन के पायलट से कांटेक्ट करके बताता है कि ज्यूरिक में जहां आप लैंड करने वाले हैं वहां का मौसम अचानक से बहुत ज्यादा खराब हो गया है और पूरा रनवे पानी से भरा हुआ है, इसीलिए आप पास के कोटिना रनवे पर चले जाइए। तो पायलट उसकी बात मानता हुआ उस तरफ निकल जाता है। हेनरी इस बात की जानकारी कैमिला को दे देता है, तो वो एक ड्रोन को ज्यूरिक एयरपोर्ट के लिए भेज देती है और खुद पैसेंजर प्लेन के पीछे निकल पड़ती है। ड्रोन की वजह से सभी को लगता
लगता है कि प्लेन ज्यूरिक जा रहा है। इधर पैसेंजर प्लेन में जैसे ही पायलट अनाउंस करता है कि उन्हें मजबूरी की वजह से कोर्टिना रनवे पर उतरना पड़ेगा, तभी लार्स के आदमी तुरंत खड़े होकर अपने बैग में से कुछ सामान को असेंबल करके गन बना लेते हैं। वहीं कार्गो एरिया में मैग्नस तिजोरी को खोलने में लग जाता है। लार्स के आदमी गन की नोक पर एयर होस्टेस को कॉकपिट खुलवाने के लिए मजबूर करते हैं, क्योंकि वो किसी भी हालत में प्लेन को ज्यूरिक ही उतरवाना चाहते थे। तो लार्स के आदमी को रोकने के लिए साइरस और एबी उनसे भिड़ जाते हैं। वो दोनों लार्स के आदमियों को बेहोश करके मैग्नस के पास कार्गो एरिया की तरफ भाग पड़ते हैं। वहीं मैग्नस तिजोरी को खोलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन बाकी बचे लार्स के 3 आदमी साइरस और एबी को पकड़कर खुद ही कार्गो एरिया में उन्हें ले आते हैं और सोने को चोरी होने से बचा लेते हैं। इधर पायलट बड़ी मुश्किल से प्लेन को रनवे पर उतार पाता है। उसके पीछे कैमेला भी अपना जेट उसी रनवे पर उतार देती है। तभी लार्स अपने आदमी को कॉल करके बताता है ज्यूरिक में प्लेन की जगह एक ड्रोन लैंड हुआ है। तो वो लार्स को बताता है कुछ चोरों ने उसका सोना चुराने की कोशिश की है। तो लार्स अपने सोने के साथ उन लोगों को जिंदा ही अपने सामने लाने को कहता है। अब क्योंकि उसके आदमी जान चुके थे कि इन चोरों का जेट किसी को भी दिखाई नहीं दिया, इसी वजह से इंटरपोल भी उन्हें ढूंढ नहीं पाएगा। लेकिन वजन ज्यादा होने की वजह से लार्स का आदमी अपने साथी से मैग्नस को वहाँ से दूर ले जाकर मार देने को कहता है और अपने बॉस का सोना और उन लोगों को लेकर उन्हीं के जेट से निकल जाता है। अब इस पूरे प्रकरण की खबर हक्सले को लगती है, तो वो अपने आदमी से किसी भी हालत में उस गायब हुए जेट को ढूंढने के लिए कहता है। वहीं जेट के अंदर कमेला देखती है कि अगर वो जेट को थोड़ा सा भी इधर उधर हिलाए तो उसके ऊपर की परत हट जाएगी, जिससे इंटरपोल वाले जेट को ट्रैक कर पाएंगे। तो वो एक बटन दबाकर इशारा करती है, जिसको साइरस समझ जाता है और वो एबी से तुरंत उसकी सीट बेल्ट बांधने के लिए कहता है। कमेला जेट को इधर उधर घुमाने लगती है, जिसकी वजह से जेट के ऊपर की परत हटने लगती है। वहीं रनवे पर मैग्नस अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है। इधर जेट की ऊपरी परत हटने की वजह से इंटरपोल को उस जेट की लोकेशन का पता चल जाता है, जो टक्सनी में लार्स की प्रॉपर्टी की तरफ ही जा रहा होता है। अब क्योंकि हक्सले उस सोने को लार्स के हाथ में नहीं लगने देना चाहता था, तो वो ये बात जानने के बावजूद कि उस जेट में उनकी एजेंट एबी भी है, वो फिर भी नाटो से कांटेक्ट करके उनसे बताता है कि इंटरपोल को एक अज्ञात जेट प्लेन दिखाई दिया है और ये एक आतंकवादी हमला हो सकता है। इस बात की खबर जैसे ही नाटो को लगती है, वो तुरंत अपने 2 जेट्स को उस प्राइवेट जेट के पीछे भेज देता है। प्राइवेट जेट के बगल में पहुंचकर वो उसकी पहचान पूछते हैं, लेकिन लार्स के आदमी कैमेला को कोई भी जवाब देने से रोक देते हैं, जिसकी वजह से कई बार नाटो द्वारा पहचान उजागर करने की बात कहने के बावजूद कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो वो अपनी मिसाइल्स को उनके प्राइवेट जेट पर लॉक कर देते हैं। लेकिन तभी हेनरी उन नाटो पायलट्स से कांटेक्ट करके बताता है कि इस प्राइवेट जेट में सिविलियंस हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हक्सले पायलट से मिसाइल दागने को कहता है। इससे पहले वो अपनी मिसाइल दाग पाते, तभी साइरस और एबी लार्स के आदमियों पर हमला कर देते हैं और एबी जेट के रिमोट की सहायता से उसके नीचे दी हुई स्क्रीन पर लिख देती है कि जेट प्लेन के अंदर आतंकवादियों ने सिविलियंस को बंधक बना रखा है। नागरिकों के होने की वजह से नाटो हमले को रोक देती है और वहाँ से चली जाती है। उसी समय कॉकपिट के अंदर कमेला उस आदमी से बचने के लिए प्लेन को झटका देती है, जिससे उस आदमी का सर सामने टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाता है। लेकिन इन सब में कमेला अपना हाथ तोड़वा बैठती है। वहीं एबी रिमोट से प्लेन का दरवाजा खोल देती है, जिससे लार्स का आदमी एयर प्रेशर की वजह से जेट से बाहर खिंच जाता है और तभी वो तुरंत दरवाजा बंद कर देती है। उसी समय लेवायथन ग्रुप के लोग लार्स के पास अपना सोना लेने के लिए पहुंचते हैं। साथ ही वो लार्स को धमकी भी देते हैं, अगर हमें हमारा सोना नहीं मिला तो वो उसके सारे बैंक अकाउंट्स, चाहे वो किसी भी कंट्री में हो, उन्हें खाली कर देंगे। तभी जेट प्लेन के हाइड्रोलिक पंप पर शीट टकराने की वजह से वो काम करना बंद कर देता है, जिससे जेट एक तरफ गिरने लगता है। तो वो तीनों जेट को संभालने की कोशिश करते हैं। तभी वो देखते हैं कि वो लार्स के स्टेट में आ चुके हैं और मजबूरी के साथ बड़ी मुश्किल से उन्हें जेट लार्स के विला के रास्ते में उतारना पड़ता है। लेकिन जेट पूरी तरह से क्रैश हो जाता है और जेट का गेट खुलते ही सबसे पहले सोना ही बाहर आकर गिरता है। एबी और साइरस जिस आदमी से सोना बचा रहे थे, वो
उल्टा उसी के पास सोना पहुंचा देते हैं। तभी लार्स उन सबको अपनी बंदूक की नोक पर रखकर उनसे पूछता है कि तुम कौन हो। तभी लेवाइथन ग्रुप की मेंबर लार्स को बताती है इनमें से कोई एक इंटरपोल से है, इसीलिए हम अब ये सौदा नहीं कर रहे, और वहाँ से पीछे हटने लगती है। लेकिन तभी लार्स उसके पैर में गोली मार देता है। गोली लगने के बाद भी वो सौदा करने से साफ मना कर देती है, तो लार्स उसके सिर में गोली मार देता है। अब साइरस जानता था लार्स इंटरपोल के एजेंट को सबसे पहले मारेगा, तो एबी को बचाने के लिए वो खुद को ही इंटरपोल का एजेंट बताता है और बाकी लोगों को सिविलियंस बताता है जिन्हें उन्हीं के लोगों ने हॉस्टेज बनाया था। अब जैसे ही लार्स साइरस को गोली मारने वाला होता है तभी वहाँ की लोकल पुलिस आ जाती है, लेकिन लार्स बड़ी चालाकी से उन पुलिस वालों से बताता है कि इन लोगों ने मेरे घर में घुसकर लोगों को जान से मारा है। तो पुलिस वाले साइरस और उसके सभी लोगों की तरफ अपनी बंदूक तान देते हैं। तभी साइरस के कहने पर मिशन जेट प्लेन के नीचे वाली स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले करती है। उसने लार्स को ही गोली मारते हुए रिकॉर्ड कर लिया था। असल में जेट प्लेन के ऊपर एक कैमरा लगा रह गया था जिसको हैक करके मिशन ने वहाँ की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी। उसको देखकर पुलिस वाले लार्स को ही गिरफ्तार कर लेते हैं। इतने में हक्सली भी वहाँ पहुँच जाता है। एबी का साथी उसे बताता है कि हक्सले ने ही नाटो से तुम्हारे जेट प्लेन को उड़ा देने के लिए कहा था। तो एबी गुस्से में हक्सले को घुसा मार देती है और इंटरपोल की नौकरी छोड़कर वापस साइरस के पास आ जाती है। साइरस उसको और कैमेला को लेकर वहाँ से निकल जाता है। इसके एक हफ्ते बाद साइरस कबूल करता है कि वो एबी से प्यार करता है और वो उसको फिर से खोना नहीं चाहता। फिर वो उस चोर का नाम बताता है जिसने उसकी माँ के स्कूल से पेंटिंग चुराई थी, और वो उसको ये भी बताता है कि उस चोर ने जिसको वो पेंटिंग बेची थी उसने उससे वो पेंटिंग खरीद ली है। ये बात सुनकर एबी इमोशनल हो जाती है। वो आगे कहता है तुम्हारे लिए एक सरप्राइज और है, और ये असल में हमने सोना चुरा लिया। तो एबी पूछती है कैसे, तो वो बताता है जिस समय हम हैरी से मिलने गए थे ठीक उसी समय मैग्नस ने कई सारी ईंटों पर सोने की परत चढ़ा दी थी, और हमने उस कंटेनर को भी पैसेंजर प्लेन पर चढ़ा दिया था। और जिस वक्त हम प्लेन पर उन लोगों से लड़ रहे थे उसी वक्त मैग्नस ने उस कंटेनर को बदलकर असली सोने को प्लेन से बाहर फेंक दिया था, और ल्यूक ने हमें धोखा नहीं दिया। उसका काम सोने को सही सलामत नीचे उतारने का था, जिसकी वजह से हक्सले के हाथ कुछ नहीं लगा। ये बात सुनकर एबी मुस्कुरा देती है। फिर वो दोनों पूरी टीम से मिलते हैं। वहाँ साइरस एबी से एक बटन दबवाता है जिससे उनके सोने का कंटेनर पानी से बाहर आ जाता है, और फिर खुशी में साइरस एबी को किस करता है और उसका अपनी टीम में स्वागत करता है। इसी के साथ ये अनोखे तरीके से सोने को चुराने वाली कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और भी मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।